सबसे पहले अपने सहयोगी राजीव रंजन का रुख करूंगी। राजीव, अब तक जब हम 2024 की बात करते थे तो 2023 में क्या होगा कहीं ना कहीं पहले उस पर चर्चा करते थे, उसके नतीजों पर छोड़ देते थे। अब नतीजा भी सबके सामने आ गया है। अब उन नतीजों की बिना पर अखिलेश कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से जो फैसला आया है, जो नतीजे आए हैं, 2024 में बीजेपी को उससे नुकसान होगा। जैसे परिवर्तन यहां इन तीनों राज्यों में किया है जनता ने, 2024 में भी उसी परिवर्तन को आधार बना रहे हैं अखिलेश यादव। और आप भी समय समय पर हमें समझाते रहे हैं कि सिर्फ यूपी ही नहीं है, बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि यहां पर रिजल्ट, यहां नतीजे कैसे रहते हैं किसी को भी सत्ता में लाने या हटाने में। तो मैं समझना चाहूंगी एक बार फिर से आपसे, समीकरण समझना चाहूंगी इन चारों ही राज्यों को लेकर और साथ ही अखिलेश के दावे पर भी। देखिए पूजा, जब चुनाव की समीक्षा की जाती है, जब मतों की समीक्षा की जाती है, तो उसके बहुत आयाम होते हैं और बहुत अलग अलग तरीके से आप चीज़ों को सामने रख सकते हैं। अभी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें एक तरफ तो बीजेपी ने 3 राज्यों में सरकार बनाई, एक जगह कांग्रेस ने बनाई, लेकिन अगर आप मतों की बात करेंगे तो मत कांग्रेस पार्टी को वोट ज़्यादा मिले हैं। और उसके बिना पर विपक्षी दलों को ये उम्मीद और आस है कि अगर ऐसा ही वोटिंग पैटर्न रहा तो 3 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी को 3 छोड़ के सारी लोकसभा सीटें हैं उसमें उसकी सीटों में कमी आएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, अगर भारतीय जनता पार्टी इतने ही वोट प्रतिशत के साथ इतनी सीटें पाने में कामयाब है तो मुझे लगता है कि वो दोबारा चाहेगी कि 10 लाख कांग्रेस या विपक्षी दल फिर ज़्यादा वोट पा जाएं और उसे सीटें सारी की सारी मिल जाएं। तो सवाल ये है कि वोटों के वोट किसे ज़्यादा मिले, ये हमारे लोकतंत्र में महत्वपूर्ण नहीं है। संसदीय प्रजातंत्र में किसे सीटें ज़्यादा मिली और सरकार वही बनाता है। बहुत जगह ऐसा होता है कि जीत का मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है तो वोट उधर ज़्यादा चले जाते हैं, लेकिन सीटें दूसरी पार्टी को। पिछली बार भी आपने देखा मध्य प्रदेश में 1% मत ज़्यादा मिला था, उसके बावजूद सीटें कम मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। तो ये वोटों का जो प्रतिशत है उसके हिसाब से सीटों का आंकड़ा निकालना, ये वो है ना गालिब का शेर, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है लेकिन दिल को बहलाने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो ये जो इस तरह से चीज़ों को देखा जाए तो विपक्षी दलों को ये लग सकता है। दूसरी बात, अखिलेश यादव ने अकेले दम पर मध्य प्रदेश चुनाव लड़ करके देख लिया कि उनकी पार्टी को कितना समर्थन मिला, कितनी सीटें मिली, और कांग्रेस पार्टी ने भी अकेले लड़के देख लिया कि उनको कितनी सीटें मिली और कितना समर्थन मिला। तो सवाल ये है कि अब लोकसभा चुनाव जाने से पहले अगर हम ये उम्मीद करें कि देश के विपक्षी दल के नेता ये कहने लगेंगे कि 2024 में तो हम चुनाव हार जाएंगे, हम 29 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये गलत होगा। नए जोशो खरोश के साथ, यही तो राजनीति है। नेता कभी उम्मीद नहीं छोड़ते, हमेशा संभावनाओं पे जीते रहते हैं। अगर वो छोड़ दें तो फिर वो कभी जीवन जी ही ना पाए। वो परिस्थिति और हमेशा भविष्य में अच्छा होगा इसी उम्मीद में पूरा जीवन निकाल भी देते हैं। और कई बार बहुत सारे लोग कुछ भी ना बन पाते हैं और बहुत सारे लोग पाते हैं, खोते हैं, और कुछ लोग लगातार पाते ही जाते हैं। तो सवाल अब लोकसभा चुनाव का है। देखिए पूजा, आज 2022 हम लोग 16 दिसंबर को बात कर रहे हैं। मुश्किल से 1-1.5 महीने, मुझे लगता है जनवरी के लास्ट तक जाते जाते देश के लोकसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है फरवरी के फर्स्ट वीक। तो अब 50 दिन के अंदर चुनाव की घोषणा हो जाएगी। और मैं जहां आज वाराणसी में हूं, कल प्रधानमंत्री यहां पर आ रहे हैं और एक जनसभा को संबोधित करेंगे और अपने ही वाराणसी संसदीय क्षेत्र से कहते हैं कि मिशन 2024 की शुरुआत, तो खैर वो परमानेंट मिशन के ही मोड में रहते हैं, लेकिन कल वो यहां से जो बातें निकलेंगी काशी से, वो एक रास्ता तय करेंगी कि 2024 का उत्तर प्रदेश में चुनाव कैसा होगा। जहां तक अखिलेश यादव की बात है, उन्होंने कांग्रेस से भी समझौता करके देख लिया, बीएसपी से भी समझौता करके देख लिया, छोटे दलों से भी समझौता करके देख लिया। अब इंडिया गठबंधन में भी समझौता होना एकदम तय है
वजह यह है कि कांग्रेस भी जिस गुबार के साथ इन चुनाव में गई थी और इंडिया गठबंधन के नेताओं की ना कोई बैठक हुई, ना कांग्रेस पार्टी ने किसी को अपने साथ गठबंधन में शामिल किया विधानसभा चुनाव में। वो चाहते थे कि इन 3 महीनों में वो अकेले चुनाव लड़े और लोकसभा गठबंधन की बात चुनाव के बाद हो। तो वो भी ऐसी परिस्थिति में नहीं है कि अब इंडिया गठबंधन के बगैर 2024 में चुनाव में जा सके। तो ये विपक्षी दलों की मजबूरी है कि उन्हें एक अलायंस के नीचे आना ही होगा। और अगर ये गठबंधन बनता है और 350 सीटों पर एक के बनाम एक सीट कैंडिडेट उतारने में कामयाबी पाते हैं, तो निश्चित मानिए लोकसभा के चुनाव का परिणाम चौंकाने वाला भी हो सकता है। और परिणाम चाहे जो हो, लेकिन लड़ाई बहुत रोमांचक होगी निश्चित तौर पर अगर ऐसा होता है तो। और जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की है, देखिए जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के पास सीटें हैं वो इतनी ज्यादा हैं कि उसमें अब बढ़ोतरी होने की उम्मीद। गुजरात में सब, मध्य प्रदेश में 1 छोड़ सब, राजस्थान में सब, कर्नाटक में 2 छोड़ सब, छत्तीसगढ़ में 2 छोड़ के सब, उत्तर प्रदेश में 65 और एनडीए ने 39 जीती थी क्या 40 में। इसके अलावा बंगाल में आपको 18। तो अब बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ेंगी कहाँ। अब दक्षिण में अभी जो हालात है वहाँ की स्थिति में बहुत उम्मीद नहीं है। हालांकि मैं ये भी बता दूं कि ये काशी तमिल संगम हो रहा है और तमिलनाडु से 5000 लोग कल वहाँ बुलाए गए हैं। बनारस में एक कोशिश सांस्कृतिक और धार्मिक एकता के जरिए तमिलनाडु में पैठ बनाने की भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने ये काशी संगम शुरू किया 2 साल से। तो कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी कि दक्षिण में, और मुझे ऐसा लगता है कि दक्षिण में वो अपने कुछ सहयोगी दलों के साथ जा सकते हैं। जैसे संकेत मिल रहे हैं जिस तरीके से केसीआर की बेटी लगातार राम मंदिर के वीडियो ट्वीट कर रही हैं तेलंगाना में, और आंध्र प्रदेश में या कर्नाटक में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जेडीएस के नेताओं के साथ बातचीत कर रही है, तो ऐसा लगता है कि वो लोकसभा चुनाव में दक्षिण में कुछ क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन में उतरेंगे। महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश, ये 4 राज्य बहुत महत्वपूर्ण है लोकसभा की दृष्टि से। अभी इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद ही ये पता चल पाएगा कि इन 4 राज्यों में इंडिया गठबंधन की रणनीति क्या होगी। लेकिन इतना तो तय है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन जरूर होगा। मैं आज ही बता दे रहा हूँ। बिल्कुल।